अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। चना की फसल में कीट रोग नियंत्रण के उपाय। पशुओं में अढ़ैया बुखार से बचाव के उपाय और उपचार। चने की फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल में उकठा रोग और इलियो का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। अगर किसान समय रहते इनकी रोकथाम नहीं करेंगे तो फसल पूरी तरह से खत्म हो सकती है। ऐसे में तमाम सावधानियों को बरतते हुए आप फसल में कीट और रोग की रोकथाम कैसे करें, तो चलिए इस बारे में जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र रीवा के डॉक्टर अखिलेश कुमार से। जैसा कि ये रबी के मौसम में हमारे किसान भाई जो है चने की खेती करते हैं। चने में कीट और रोग से ज़्यादा समस्या होती है, खासकर जो है जैसा कि उकठा बीमारी जिसको हम लोग बिल्ट करते हैं उससे भी एक समस्या है। दूसरी जो है फली छेदक कीट जिसको जो हम लोग हरे रंग की जो इल्ली होती है उसका जो है फल वाली अवस्था पे प्रकोप होता है, तो उससे जो है काफ़ी नुकसान होता है, लगभग 35 से 40% नुकसान हो जाता है। और वो जो उकठा बीमारी है उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। तो इसमें अभी हम ये दो जो हमारे ये कीट और रोग है इस पे हम चर्चा करेंगे। चने की फसल में उकठा रोग का प्रकोप अधिक होता है। इस रोग के कारण पौधे धीरे धीरे मुरझाकर सूख जाते हैं। पौधे को उखाड़कर देखने पर उसकी मुख्य जड़ और उसकी शाखाएं सही सलामत होती हैं, लेकिन छिलका भूरे रंग का हो जाता है और जड़ को चीरकर देखें तो उसके अंदर भूरे रंग की धारियां दिखाई देती है। इस रोग का प्रकोप पौधे की किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो उकठा बीमारी के लिए तो जैसा कि किसान भाई जानते हैं, अगर इसको जो है पूर्व में अगर इसकी व्यवस्था कर ली जाए, भूमि शोधन और बीज उपचार कर लिया जाए तो इसके प्रकोप से बचा जा सकता है। भूमि शोधन में जैसे आजकल जो है जैविक फफूंदीनाशक का बात होती है तो उसमें ट्राइकोडर्मा आता है। ट्राइकोडर्मा का जो है 2 से 2.5 kg जो है ट्राइकोडर्मा के साथ 50 किलो जो है सड़ी गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट के साथ मिला के हम जो है प्रति हेक्टेयर अंतिम जुताई के समय अगर खेत में मिला दें तो इस प्रकोप से जो है बच सकते हैं। दूसरे क्या है इसका कि फसल चक्र का प्रयोग करना चाहिए इसमें जो है उकठा बीमारी से बचने के लिए। और फसल चक्र में यह है कि जैसे अगर इस साल हम उस खेत में अगर दाल वाली फसल लगाए हैं तो अगली साल जो है उस खेत में जो है दाल वाली फसल ना लगाएं
और बाद में खड़ी फसल में अगर उकटा बीमारी लगती है तो किसान भाई ज़रूर ध्यान दें कि अगर खेत में उनको कुछ पौधे सूखे हुए दिखाई देते हैं तो हमारे किसान भाई क्या है, गलती करते हैं कि पानी लगा देते हैं। तो आप इसमें सुनिश्चित रहिए कि अगर खेत में कुछ पौधे सूख रहे हैं 5%, 10%, 20% भी अगर सूख रहे हैं तो आप उसको छोड़िए, जो है उस पर पानी मत लगाइए। पानी लगाएंगे तो क्या है, उसके जो फफूंद हैं पूरे खेत में फैल जाते हैं और फिर वो सूख जाती है फसल जो है। रोग के नियंत्रण के लिए गर्मियों में मिट्टी पलट हल से जुताई करें। उकठा से बचाव हेतु रोग अवरोधी प्रजातियों की बुआई करना चाहिए। उकठा रोग के नियंत्रण हेतु ट्राइकोडर्मा विरिडी दवा 4 ग्राम से प्रति किलो बीज को शोधित कर बुआई करना चाहिए और खड़ी फसल में रोग का प्रकोप दिखाई दे तो रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर तुरंत नष्ट करें। तो इससे बचने के लिए जो 2-3 उपाय हैं ये आप कर सकते हैं। अगर जो किसान भाई देर से चना की बोनी किए हैं, बुआई किए हैं, तो उसमें वो ध्यान रखें और नहीं तो अगले जो है वर्ष के लिए इसका जो है ध्यान रखें। दूसरा हमारा मुख्य कीट जो है फली वेदक कीट है। तो इसके लिए क्या है कि किसान भाइयों, फली छेदक कीट की इल्ली हरे रंग की होती है जो बाद में भूरे रंग की हो जाती है। इसकी लंबाई 1.25 इंच होती है। यह कीट शुरुआत में चने की पत्तियों को खाकर नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद फली लगने पर उनमें छेद कर दाने को खोखला कर देती है, जिसमें दाना नहीं बन पाता और फसल खराब होने लगती है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस कीट के समन्वित नियंत्रण के लिए शुरुआती अवस्था से ही ध्यान दिया जाए। समन्वित कीट प्रबंधन में जो है किसान भाइयों को हमें ध्यान देना चाहिए कि शुरू से चने का जो है बीज उपचार वगैरह तो करें ही, भूमि शोधन भी कर सकते हैं और वाली गर्मी में जुताई है, फसल चक्र वगैरह ये सब तो प्रयोग करें। लेकिन इसके जो है शुरू की अवस्था में अगर जानकारी लेना है कि हमारा इस कीट का प्रकोप हमारे खेत में है कि नहीं है, तो उस स्थिति में हमें ये करना चाहिए कि फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए, वो निरीक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो हमारा जो है 1 हेक्टेयर में 5 से 6 जो है फेरोमोन ट्रैप लगता है। और अगर उसमें जो हमारा कीट है, कीट के जो पौड़ कीट होते हैं, वो एक रात में अगर 5 से 6 जो है अगर उसमें कीट आते हैं या फंसते हैं जो है उस फेरोमोन ट्रैप में, तो हम मान के चलते हैं कि हमारे कीट में जो खेत में जो है कीट का प्रकोप हो गया। वो पक्षियों को बैठने के लिए, उनका स्थल बनाने के लिए, तो वो टी आकार की खूंटी होती है जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसका प्रयोग जो है 20 खूंटी 1 एकड़ में। फिर बाद में आता है, आजकल क्या है बहुत सारे जैविक कीटनाशी हैं जिसमें एक विशेष प्रकार का जीवाणु नाशी जो है होता है, जिसमें जीवित जीवाणु होते हैं और इनका प्रयोग करने पे वो इल्लियों के अंदर रोग पैदा करके मतलब उनको रोग ग्रसित करके उनको मारती हैं। इसकी जो है 1000 ml मात्रा जो है 1 हेक्टेयर में हम लोग प्रयोग करते हैं, या 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला के हम इसका प्रयोग चने के खेत में करते हैं। इसके बाद भी हमारा प्रकोप कीटों का संख्या में इजाफा हो रहा है, कम नहीं हो रहे हैं, तब हम बात करते हैं कीटनाशक की। तो कीटनाशक भी आजकल बहुत अच्छे हैं। जैसे एक कीटनाशक है इंडाक्साकार्ब 15.8 EC का है, % का है, और इसकी जो है 500 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर में प्रयोग करते हैं, या 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी में प्रयोग करते हैं। इस कीटनाशक की खासियत ये है कि ये इल्ली को ही मारती है और उसके अंडे को ही मारती है, अंडानाशी भी है, तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। या इसके लिए क्या है, किसान भाई ध्यान दें कि अगर जो किसान भाई कीटों को नहीं पहचान पा रहे हैं, कोई समस्या आ रही है, तो एक थंब रूल बना लें कि 50% फूल और फली लगने पे एक बार इसका स्प्रे करें और दूसरा स्प्रे जो है अपने सुविधा अनुसार 15 से 20 दिन बाद जो है दूसरा स्प्रे करें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विपक्ष के 9 नेताओं ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, केंद्रीय जांच एजेंसी के एक्शन पर खड़े किए सवाल। लिखा, सीबीआई और ईडी का हो रहा है गलत इस्तेमाल। दिल्ली के सरकारी स्कूल के गेट पर आई लव मनीष सिसोदिया का बैनर टांगना पड़ा महंगा। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। शास्त्री पार्क इलाके में स्थानीय निवासियों ने लगाए थे बैनर। 3 दिवसीय सिक्किम दौरे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बागडोर एयरपोर्ट पर बंगाल के विकास की कही बात। बंगाल के लिए बड़े पैमाने पर
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आजकल प्रदेश में जिस तरह से मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है, ऐसे में पशुपालकों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस समय अधिकांश दुधारू पशुओं में अढ़ाया बुखार देखने को मिल रहा है, जिसका समय रहते उपचार करना बेहद जरूरी है। तो चलिए इस बारे में जानकारी लेते हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर गुणानंद झा से। ये अरहिया बुखार को हम लोग 3 डे सिकनेस भी कहते हैं, यानी ये बुखार का पीरियड जो होता है वो 3 दिन तक रहता है। ये वायरस के चलते होता है, ये विषाणु के चलते होता है, जिसमें मक्खी और ये कंप्लीट फ्लाइंग बाइट्स जो रहता है, मक्खी और इंसेक्ट सबके काटने से ये ट्रांसमिट होता है ये वायरस। एफेमरल फीवर जो है खास करके क्लोवेन फुटेड जो हुफ वाला है, जिसमें खूर होता है 2 भाग में बटा हुआ, जैसे भेड़ हुआ, बकरी हुआ, गाय हुआ, बैल हुआ, भैंस हुआ, ये सब पशु में सबसे ज़्यादा ये बीमारी का प्रभाव देखा गया है। और ख़ास करके जो उत्पादन देने योग्य पशु है, जैसे दुधारू पशु है, दुधारू पशु में यदि ये बीमारी होता है तो उसका उत्पादन क्षमता एकदम नगण्य हो जाता है। इससे पशुपालक भाइयों को काफ़ी क्षति का भी सामना करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा ये एफेमरल फीवर का समय अब आ चुका है, शरद ऋतु है। रोगों का प्रकोप कमजोर मवेशियों पर ज्यादा होता है। इस मौसम में अक्सर नमी और अधिक रहता है और वातावरण में भी बदलाव होता रहता है, जिससे आमतौर पर इस मौसम में पशुओं में ज्यादा रोग फैलते हैं, जिनके लक्षणों को पहचान कर इनका समय पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इसका वेक्टर ये कंप्लीट वायरल है, विषाणु जनित ये रोग है। इसका वेक्टर जो मक्खी है, इंसेक्ट सब है, उसके द्वारा एक पशु से दूसरे पशु पर कैरी करता है इस वायरस को और उसको फैलाता है। इसका मुख्य लक्षण है बाइफेजिक फीवर रहता है, जिसमें 2 तरह का बुखार रहता। प्रभावित पशु जिस पशु को ये बुखार हुआ है उसको 104 से लेकर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार रहता है। शिवरिंग होते रहता है, शरीर में कंपकपी रहता है। इनएपिटेंस जिसको हम कहते हैं भूख कम लगना, वो रहता है। टीयरिंग, कभी कभी आँख से आंसू भी छूता है, दोनों आँख से आंसू भी चलता है। नेजल डिस्चार्ज रहता है, नाक से जो है म्यूकस निकलते रहता है। ड्रूलिंग एक लक्षण है इसका, जिससे मुंह से भी टप 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 करके पानी चूता है। कफ रहता है, स्नीजिंग रहता है, यानी छींकने का रहता है टेंडेंसी। और इसमें पशु का क्षति बहुत कम होता है। इसका मुख्य उपचार है एनाल्जेसिक। हम लोग जितना अभी एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी जो सूजन और तत्काल बुखार से राहत की दवा है उसी को देना है। एंटीबायोटिक्स का प्रभाव उतना कारगर नहीं है, चूँकि ये वायरल है। ज़्यादा प्रभावित होने के बाद ही हम एंटीबायोटिक का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और ये अपने आप 3 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। 3 दिन के बाद पशु रिकवरी करने लगता है और पशु के स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है। रोगों का प्रकोप कमजोर मवेशियों पर ज्यादा होता है। उनकी खुराक ठीक रहने पर उनके भीतर रोगों से बचाव करने की ताकत पैदा हो जाती है। इसलिए पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं। बथान की सफाई परजीवी से फैलने वाले रोगों और छुतही बीमारियों से मवेशियों का रक्षा करती है। इसलिए बथान की नियमित सफाई और समय समय पर रोगाणुनाशक दवाएं जैसे फिनाइल या दूसरी दवा के घोल से इसकी धुलाई जरूर करें। सतर्क रहकर पशुधन की देखभाल करने वाले पशुपालक बीमार पशु को झुंड से अलग कर अन्य पशुओं को बीमार होने से बचा सकते हैं। इसके लिए खास करके जो पशु का जो शेड है, जो पशु का खटाल है, जहाँ पशु बांधते हैं वहाँ साफ सफाई रखें, मक्खी का प्रकोप न रहने दें, कीट पतंगों को साफ सुथरा करते रहें ताकि कीट पतंग नहीं आए। कीटनाशक दवा का प्रयोग करते रहें जिससे वो लोग बाहर रहे। धुआं का, आग का धुआं का भी प्रयोग करने से मच्छर, मक्खी और विभिन्न तरह के कीटाणु भाग जाते हैं, तो धुआं का भी प्रयोग करें। यदि ज़्यादा मॉइस्चर है उसके शेड में तो चूना का भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ कोई विषाणु या जीवाणु का उत्पत्ति ना हो। इसका रेस्ट, पशु को जो पशु किसी काम में लाया जाता है उसके लिए रेस्ट सबसे अच्छा इलाज है इसका। और मुंह के द्वारा कोई चीज़ देने का प्रयास ना करें इसमें पशुपालक भाई, चूँकि मुंह में
सूजन रहता है, छाला के भी चांस रहता है, जिससे मुंह में घायल हो जाने के बाद या पशु को दवा पिलाने के लिए जो प्रयोग होता है यंत्र जिसे काड़ी बोलते हैं, उसके द्वारा मुंह के छाला उखड़ जाने की भी ज़्यादा चांस रहेगा, जिससे कि पशु ज़्यादा दिन तक खाना नहीं खा पाएगी। यही इसका मुख्य उपचार है। मवेशियों में फैलने वाले अधिकतर संक्रमण रोग स्थानीय होते हैं। ये बीमारियां एक बार जिस स्थान पर जिस समय पर फैलती है, उसी स्थान पर और उसी समय पर बार बार फैला करती है। इसलिए समय से पहले ही मवेशियों को टीका लगवाने का इंतजाम करना जरूरी है। टीका पशुपालक विभाग की ओर से उपलब्ध कराने पर नाम मात्र का शुल्क लगाया जाता है। इस प्रकार थोड़ी सावधानियां बरतकर पशुओं को गंभीर बीमारी की चपेट में आने से बचा सकते हैं और इनसे अधिक दूध उत्पादन ले सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। विपक्ष के 9 नेताओं ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, केंद्रीय जांच एजेंसी के एक्शन पर खड़े किए सवाल। लिखा, सीबीआई और ईडी का हो रहा है गलत इस्तेमाल। दिल्ली के सरकारी स्कूल के गेट पर आई लव मनीष सिसोदिया का बैनर टांगना पड़ा महंगा। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। शास्त्री पार्क इलाके में स्थानीय ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। पानी की कमी के चलते बहुत से किसान खेती नहीं कर पाते हैं और ऐसे में किसानों को अपना जीवन यापन करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हम गांव बहराना जिला जयपुर के ऐसे सफल किसान सुरेंद्र अवाना से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने पानी की समस्या को देखते हुए बेर का बाग लगाया और आज वे बेर के बाग से अच्छे फलों का उत्पादन ले रहे हैं। तो बेर की फसल बागवानी का राज क्या है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। राज्य के शुष्क क्षेत्रों में बेर की बागवानी किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, क्योंकि कम पानी और कम खर्च में किसान बेर की बागवानी करके अच्छी आय कमा रहे हैं। देखिए, अपन खड़े हैं, ये बेर का बगीचा है। ये 1 बीघा में करीब 100 पेड़ हैं, जिसमें गोला और उमरान 2 वैरायटी इसलिए लगाई हैं कि गोला ये करीब 15 जनवरी को पकना शुरू हो जाता है और 15 जनवरी से ये चलेगा फरवरी एंड तक, 1.5 महीने, और फिर 15-20 फरवरी के बाद उमरान पकना शुरू हो जाएगा, जो लगभग 31 मार्च के बाद तक चलेगा। यानी ये दोनों वैरायटी अगर किसान लगाता है तो उसको 3 महीने तक फ्रूट मिलेंगे। ये 20 बाय पौधे से पौधे की दूरी है 20 फीट और लाइन से लाइन भी 20 फीट है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसको पानी कम चाहिए और दूसरी लेबर और खाद भी कम चाहिए। बेर के बाग में इनको अधिक कुछ कार्यों को करने की जरूरत नहीं रहती और कम मेहनत में इनको बेर के बाग से अधिक फल उत्पादन मिल रहा है। फलों के उत्पादन के साथ ही किसान बेर के पौधों की पत्तियों को अपने पशुओं को खिलाने के काम में लेते हैं। बेर के फलों की तुड़ाई के बाद बेर के पौधों की कटाई छटाई करनी पड़ती है। ये किसान अप्रैल मई के महीने में बेर के पौधों की कटाई छटाई करते हैं। कटाई छटाई करने से बेर के बाग से गुणवत्ता युक्त अधिक फलों का उत्पादन मिलता है। और जैसे इस फार्म पर हमारे भेड़ और बकरी हैं, अभी 31 मार्च के बाद अप्रैल एंड या मई में इसको 2-2, 3-3 फीट पे छांक देंगे और ये चारा बकरियों के काम आ जाएगा। और उसके बाद ये जगह करीब करीब अगस्त सितंबर तक खाली रहेगी। उसके बाद इनमें फुटान आएगी। तो किसान भाई चाहें तो इसके अंदर बरसात वाले मौसम में कोई भी अनाज है, सब्जी है, वो भी ले सकते हैं। बेर के बाग में ये किसान ड्रिप के द्वारा सिंचाई करते हैं, जिससे कम पानी में अधिक एरिया में आसानी से सिंचाई हो जाती है।
और अभी जो ये सेकंड ईयर है इनकी, पहली साल जब बेर आए थे, पहले एक साल में ही तो फ्रूट आ गए, और पहली साल आए एक पेड़ पे 25 किलो। इस बार एवरेज एक पेड़ पे आएंगे एवरेज 50 किलो, तीसरे साल आएंगे एवरेज 75 किलो, और चौथी साल इसमें फुल फ्रूट आएंगे 100 किलो के लगभग एवरेज एक पेड़ पे। तो इस तरह से किसान भाई कम लागत में, कम पानी में, कम खाद में, और इसका फ्रूट के बाद चारा भी ले सकता है, तो इसमें बहुत फ़ायदा है। राजस्थान के क्षेत्र को देखते हुए, मरुस्थल एरिया को देखते हुए बेर की इसके अलावा भी और वैरायटी है। किसान 5-7 वैरायटी में से कोई सी भी लगाना चाहे बेर अवश्य लगाए। अगर फिर भी किसी किसान के अगर बीच में कोई जगह कम पड़ रही है तो ये मेड़ के ऊपर भी एक लाइन इसकी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप भी बेर की बागवानी करना चाहते हैं तो उन्नत किस्मों का चयन करके कम पानी में बेर की बागवानी करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसको पानी कम चाहिए, और दूसरी लेबर और खाद भी कम चाहिए। राजस्थान के क्षेत्र को देखते हुए, मरुस्थल एरिया को देखते हुए कम लागत में, कम पानी में, कम खाद में, और इसका फ्रूट के बाद चारा भी ले सकता है, तो इसमें बहुत फायदा है। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लखमा, जिला रतलाम के कृषक जगमोहन ठाकुर ने। ये पॉली हाउस में करेले की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगमोहन ठाकुर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। ये आज पॉली हाउस में हम करेले की संरक्षित खेती कैसे करें इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पॉली हाउस में यही एक फ़ायदा होता है कि हम जब चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉली हाउस। पहला होता है जिसको हम कहते हैं हाई टेक इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें 100% इन्वायरमेंट आपका कंट्रोल होता है। दूसरी चीज़ हम बात करना चाहते हैं करेला पे। करेला ही आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? तो करेला देखिए, एक तो रिच सोर्स आपका आयरन है। दूसरी चीज़ होती है कि इसमें भी गायनोसिस लाइन होती है। इसमें 2 वैरायटी अभी मुख्य रूप से हमारे पास गायनोसिस लाइन की है। एक है पूसा रसदार और पूसा विशेष। ये 2 प्रजातियां मेरे पास से अभी है जो गायनोसिस लाइन में है। तो इसको मोर मतलब पार्शियली जो है तो हम इसको यूज़ करते हैं करेले को उसमें पॉली हाउस के अंतर्गत। जनरल वेराइटीज़ को आप जो है करेले की जनरल वेराइटी जो होती है उसको आप अगर पॉली हाउस में यूज़ करते हैं तो थोड़ी सी आपको समस्या आती है। किस्मों का चयन कर लेने के बाद पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। पॉली हाउस में करेले की खेती करने के लिए पौध तैयार हेतु प्रो ट्रे का इस्तेमाल करें, जिसमें आप आसानी से एक छिद्र में करेले के बीज की बुआई कर सकते हैं। करेले के पौधों को प्रो ट्रे में तैयार करने के लिए कोकोपीट, परलाइट और वर्मी कंपोस्ट आदि का मिश्रण बनाएं और फिर मिश्रण को प्रो ट्रे में भरकर प्रति छिद्र 1 बीज की बुआई करें। ट्रे में बीज की बुआई करने के 3 से 4 दिन में बीज का अंकुरण हो जाता है। एक बात तो ये जान लीजिए कि सीड सोइंग के लिए लगभग आपको जो है 1400 या 1500 पौधे उस 500 स्क्वायर मीटर के अगर आपका जो है पॉली हाउस है को जरूरत पड़ेगी। तो उसके हिसाब से आप प्रोट्रे 28 से 30 प्रोट्रे आप ले लीजिएगा तो उतना पर्याप्त हो जाएगा। 25 से 30 दिन में एकदम आपकी तैयार हो जाती है लगाने के लिए खेत में। उससे ये फ़ायदा होता है कि नर्सरी आपकी मजबूत उसमें तैयार हो जाती है। पौधा तैयार हो गया तो अब आपको ज़रूरत पड़ती है कि पॉली हाउस में बेड कैसे बनाएंगे। तो बेड जनरली जो आप जो है 90 सेंटीमीटर चौड़ा जो है और लंबाई आपका चले जाइए जितनी आपकी लंबी अगर है, लेकिन चौड़ाई हमेशा जो है आप 90 सेंटीमीटर रखिए। तो 2 नाली के बीच में कम से कम 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी रखिए। पौधे की रोपाई जो 50 सेंटीमीटर की दूरी, दोनों बेड से बेड की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी भी आप 50 सेंटीमीटर पे आप जो रखते हुए उसकी बुआई करते हुए आप चले जाइए लंबवत। खाद पानी की जहाँ तक बात है तो आप जो है 80 केजी नाइट्रोजन और 60 केजी फास्फोरस, 60 केजी पोटास के हिसाब से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये दर होता है।
लेकिन बुआई के समय इसी रेशियो में हम जो है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं और जो है नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो है वो बुआई के समय साइड में उसके पौधे दे देते हैं। करेले की खेती को पॉली हाउस में तैयार करने के लिए कंपोस्ट या फिर सड़ी हुई गोबर खाद लगभग 15 किलोग्राम तक प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बुआई करने से 3 से 4 सप्ताह पहले बनाई गई क्यारियों को मिट्टी में मिला दें। इसके बाद फसल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग समय समय पर करें। किसान भाई पॉली हाउस में प्लास्टिक मल्चिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। काली पॉलीथीन फिल्म का करेले की खेती में इस्तेमाल करने से खरपतवार पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है और करेले के पौधों में लंबे समय तक नमी की मात्रा बनी रहती है। और उसके बाद पौधे को जहाँ रोपित करना होता है, जो स्पेस बना हुआ हमारा, उस पर ले जाके बॉल को एक बात का ध्यान रखते हैं कि बॉल को सीधे उठाते हैं। उसमें बॉल का मतलब उसमें मिट्टी रहती है, जो आप प्रोटे में डाले हैं तो उसमें मिट्टी लगी हुई रहती है, तो मिट्टी सहित उठाना, मिट्टी को फोड़ना नहीं है। जहाँ आपने मार्क किया है वहाँ पे उसकी प्लांटिंग कर दीजिए और प्लांटिंग करने के बाद उसको हल्का सा दबा दीजिए, बॉल ना फूटने पाए। फिर उसमें हल्की सी आप सिंचाई कर दीजिए जिससे नमी उसको प्रॉपर मिल जाए और जब नमी प्रॉपर मिल जाएगी तो पौधा अपने आप जो है चलना शुरू हो जाएगा। करेले के पौधे बेल वाले होते हैं, इसीलिए फसल से अच्छी गुणवत्ता और ज्यादा पैदावार लेने के लिए पौधे को सहारा जरूर दें। पौधों को सहारा देने के लिए आप सुतली, प्लास्टिक वायर और तार को भी काम में ले सकते हैं। करेले की बेल को सुतली में बांधते समय ज्यादा टाइट न बांधे, इससे बेल में कट लग जाने का खतरा रहता है। बेल को ज्यादा ऊपर न बांधे, नहीं तो फल के तैयार होने पर तोड़ने में परेशानी होगी। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।